जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी के जी एस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे साइंस का हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा जीव निडेरिया संघ के नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा संघ जो है, कौन सा जीव है जो निडेरिया संघ के अंतर्गत नहीं आता है। तो हाइड्रा इसमें आता है, ओलेरिया भी आता है और कोलर भी आता है। तो इसमें स्पंज नहीं आता है। स्पंज यहाँ पे पोरीफेरा संघ का ये जंतु है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हॉन्सेन क्लेवर अथवा बॉक्समैन संयंत्र द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ को उत्पादित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे विरंजक चूर्ण को प्राप्त किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें हम लोग का यहाँ पे दिया गया है प्रश्न की हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे 100 वाट का कोई विद्युत बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलता है और 400 वाट के 4 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं। तो 30 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना वाट घंटा यहाँ पे पहले चला है एक दिन में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो एक दिन में हम लोग यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि 100 वाट का कोई विद्युत बल्ब है जो प्रतिदिन 2 घंटे जलता है। तो 100 वाट का जो है ये प्रतिदिन यानी एक दिन में 2 घंटे जलता है। तो ये 30 दिन में कितना जलेगा। तो 30 दिन में इसमें से 30 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे और तो इसमें हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 दूनी 60, यहाँ पे 6000 घंटा 6000 वाट घंटा ये हो जाएगा। ये 6000 वाट घंटा हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि 400 वाट के 4 विद्युत बल्ब, यहाँ पे एक ही बल्ब था और यहाँ पे 4 बल्ब हैं। तो यहाँ पे 400 वाट का है पहला, 400 वाट गुने 4 बल्ब गुने यहाँ पे 4 घंटे प्रतिदिन और टोटल ये 30 दिन यहाँ पे ये भी वर्क करते हैं। तो इसमें इसका हो जाएगा यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 तिया हम लोग का यहाँ पे निकालना है। तो 64 तिया हम लोग का होता है यहाँ पे 1964 तिया यहाँ पे 192 होता है। 192 पे हम लोग यहाँ पे 00 यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे इतना आया और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यही हम लोग का जो वाट घंटा आएगा वो होगा। तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 00, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16 9, यहाँ पे 19 6 25। तो यहाँ पे इतना आया। और हम लोग यहाँ पे अब किलोवाट घंटा में हम लोग यानी यूनिट होता है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे 1000 से। 1000 से हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे। तो ये कट कुट के यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 25.20 किलोवाट घंटा। तो इसका इस अनुसार हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 25.20 किलोवाट घंटा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 5 नंबर। 5 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि 5 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि पौधा की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है। पौधा की जो लंबाई है यह किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक के द्वारा ये इसकी लंबाई बढ़ती है। एपिकल मेरिस्टेटिकम टिश्यू के द्वारा ये इसकी लंबाई बढ़ती है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे
5 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 5 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड के धातु का हम लोग यहाँ पे ऑक्साइड का यहाँ पे उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे कांच का हरा रंग होता है। कांच का रंग हरा होता है यहाँ पे कांच का रंग हरा होता है। जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पे लाल रंग होता है कांच का यहाँ पे लाल रंग। जबकि कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा यहाँ पे गहरा नीला होता है। यहाँ पे गहरा नीला होता है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 6 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 6 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस, गौर कीजिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं ये लेंस है अवतल लेंस, और अवतल लेंस या अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी और वस्तु की दूरी हम लोग यहाँ पे निगेटिव में लेते हैं। यहाँ पे सब इसका पाई चार्ट में ये निगेटिव में होता है। तो हम लोग यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे एफ दिया गया है 15 सेंटीमीटर का, इसको हम लोग -15 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे। और यहाँ पे वस्तु की दूरी हम लोग को निकालना है, यू का मान निकालना है। और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे दी गई है कि 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। यहाँ पे लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर, यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसमें हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। तो इसमें हम लोग मान यहाँ पे रखते हैं। तो 1/f 1/-15 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/-10, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में माइनस यहाँ पे 1/u, और यहाँ से हम लोग को u का मान हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको हम लोग मिटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आगे यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा कि 1/-15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस है, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर 1/ यहाँ पे माइनस 1/u यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 दूनी 30, तो यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे 10 तिया 30, तो ऊपर यहाँ पे +3। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आता है यहाँ पे 1/30 बराबर हो जाएगा -1/u। यानी हम लोग कह सकते हैं कि u वस्तु की जो दूरी है, वह वस्तु की दूरी यहाँ से हम लोग का आ गई 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इस अनुसार हम यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आई होप कि आप सभी समझ गए। तो थोड़ी सी भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 7 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि कीटभक्षी पौधा होता कौन सा है। तो इसकी डिफिनीशन होती है कि ऐसा मांसाहारी वनस्पति या प्राणी जो आहार में कीट ग्रहण करता है, जो कीट का भक्षण करता है, उसे ही हम लोग कीटभक्षी कहते हैं। और इसमें यहाँ पे नेप्थीज, डिस्किडिया, यूकेलुरेरिया, ये तीनों, ये सभी इसमें इनमें से यहाँ पे मिस कर दिया है। यहाँ पे इनमें से सभी होना चाहिए। ये यहाँ पे मिस हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है। इनमें से सभी यहाँ पे ये है,
इनमें से ये सभी हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसी में 8 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है। निम्न में से कौन सी धातु जो है सबसे हल्की धातु है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एल्युमिनियम जो है, इसमें जो दी गई है इसमें से एल्युमिनियम जो है सबसे हल्की धातु है इस ऑप्शन के अनुसार। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 9 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, 9 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न कि 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु पर आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, पहले हम लोग यहाँ पे v बराबर जो होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। इस फार्मूला से हम लोग पहले यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया गया है और प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पे टाइम दिया गया है, और अंतिम वेग भी इसमें दिया गया है। तो इससे हम लोग पहले यहाँ पे निकाल लेंगे कि इसका त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करके यहाँ पे इसका त्वरण पहले ज्ञात करेंगे। तो त्वरण के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे दिया गया है इनिशियल जो वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल जो है यहाँ पे 35 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे 25 सेकेंड का टाइम है। तो इसको हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 35 माइनस यहाँ पे 10 और बट्टा में हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 25। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का मान हम लोग यहाँ पे 25/25, यानी यहाँ पे त्वरण का मान हम लोग का ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यानी यहाँ पर त्वरण का मान हम लोग का यहाँ पे 1 आया। और अब हम लोग यहाँ पे बल का जो फार्मूला होता है उसे हम लोग लगा देते हैं न्यूटन का दूसरे नियम से। तो यहाँ पे F बराबर ma, ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो इसमें हम लोग बल की मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे द्रव्यमान यहाँ पे 5 केजी यहाँ पे दिया है, तो 5 गुने यहाँ पे त्वरण का मान हम लोग का 1 आया, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन, जो कि इस ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन डी में ये दिया गया है। तो इसका हो जाएगा 9 नंबर का 5 न्यूटन। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 10 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। 10 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन किससे निर्मित होते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन से ये निर्मित होते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 11 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 11 नंबर की, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल यानी क्रिस्टल वाटर नहीं रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे बेकिंग सोडा में यहाँ पे नहीं पाया जाता है जल के अणु, और यहाँ पे नीला थोथा में पाया जाता है, जिप्सम में भी पाया जाता है, धोने वाला सोडा में भी पाया जाता है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, इसे हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सीधे ऊपर फेंका गया एक पत्थर फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड बाद लौट आता है। पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई, इसकी हाइट हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ऊपर जब फेंकते हैं तो जितना टाइम हम लोग का यहाँ पे ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा, जो कि सेम होगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे लगा है 6 सेकेंड, तो ऊपर जाने में 3 सेकेंड, और यहाँ से ऊपर से नीचे आने में हम लोग का भी 3 सेकेंड लगा होगा। और यहाँ पे जो ऊंचाई पे जो होगा, यहाँ पे भी का अंतिम वेग का मान यहाँ पे 0 होगा। इसको आप लोग ये 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि जो ऊपर की ओर जो गति होती है उसमें v बराबर यहाँ पे u माइनस जी टी होता है, जहाँ पे ये g ग्रेविटेशन एथी है, त्वरण है।
और यहाँ पे हम लोग v का मान यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे जो यहाँ से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इनिशियल होगा, यहाँ पे u का मान जो होगा ये माइनस यहाँ पे g का मान हम लोग नॉर्मली यहाँ पे 10 लेते हैं, तो इसका 10 हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम लगा है ऊपर जाने में जो टाइम लगा है यहाँ पे ये 3 सेकेंड यहाँ पे लगा है। तो इस अनुसार यहाँ पे u का जो मान है, u का जो मान यहाँ पे होगा ये 30 मीटर पर सेकेंड होगा। ये 30 मीटर पर सेकेंड ये होगा। u का मान हम लोग का यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कि h बराबर जो होता है ut, h बराबर जो होता है यहाँ पे ut माइनस हाफ GT² होता है। ये हाफ GT²। इसमें हम लोग जब यहाँ पे हम लोग का u का मान आ गया, t का मान इसमें दिया ही गया है। और यहाँ पे t का मान हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 3 सेकेंड यहाँ पे लगता है। और तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 30 गुने 3 माइनस 1/2, यहाँ पे g का मान यहाँ पे 10 गुने यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9। तो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो ये 5। तो यहाँ पे तिस्तिया यहाँ पे 90 और माइनस 9 5 45, यहाँ से 45 हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे फाइनल हम लोग का हाइट यहाँ पे निकल कर आएगा 45 मीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। इसका हो जाएगा 45 मीटर। तो चलिए हम लोग अब समझ गए होंगे, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 13 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें किस श्रेणी में मनुष्य आता है। इनमें किस श्रेणी में मनुष्य आता है, किसके अंतर्गत मनुष्य इसमें आता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे 13 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा यूरियोटेलिक में हम लोग मनुष्य आते हैं। और इसमें अमोनियोटेलिक में यहाँ पे जलीय जीव आते हैं। और यहाँ पे यूरिकोटेलिक में यहाँ पे सरीसृप और पक्षी वर्ग आते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं। तो जो संतृप्त वसा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो इसे हम लोग पढ़ते देख लेते हैं सवाल। तो यहाँ पे दिया गया एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। तो इस ध्वनि तरंग की चाल कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसमें फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला होता है ध्वनि तरंग की जो वेग होता है इसका, कि वेग बराबर होता है यहाँ पे ध्वनि तरंग की जो चाल है उसकी। तो यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति गुने यहाँ पे तरंग दैर्घ्य। तो v बराबर हम लोग यहाँ पे आवृत्ति यहाँ पे दिया गया है 512 हर्ट्ज और इसमें 0.6 से हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 0.6 से हम लोग गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी यहाँ पे, जो कि 307.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 16 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे घाव को भरने में मदद मिलती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करता है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 17 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि CuSO4 प्लस Fe और यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो यहाँ बना रहा है FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस यहाँ पे कॉपर। इस अभिक्रिया में कौन अवकारक है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो अक्सीकारक होता है जो वह पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है, और यहाँ पे जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकरण संख्या घटने पर अवकृत हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। और जिसमें
ऑक्सीजन जुटता है उसका वह अवकारक होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी Fe। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोहा जो है ना, लोहा ये अक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है इस रिएक्शन में। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 18 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि जो कि एक न्यूमेरिकल है, जिसमें दिया गया है कि 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित करेगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। तो यहाँ पे हम लोग ओम के नियम से हम लोग लगाते हैं V बराबर IR। तो हम लोग का यहाँ पे वोल्ट यहाँ पे दिया गया है 220 वोल्ट, और यहाँ पे हम लोग का प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, प्रतिरोध हम लोग का दिया गया है 50 ओम। 50 ओम हम लोग का प्रतिरोध दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे धारा निकालेंगे। तो I बराबर हम लोग का हो जाएगा V बटा R। तो V बराबर अब हम लोग का दिया गया है 220 बटा हम लोग 50 कर देंगे। तो 0 से 0 और यहाँ पे 5 चौका 20 फिर पॉइंट फिर 5 चौका 20 यानी 4.4 एम्पियर की धारा होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4.4 एम्पियर। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है 19 नंबर, इसे हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कितनी आबादी जल संकट से गुजर रही होगी। संयुक्त राष्ट्र के एक आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व की कितनी आबादी जल संकट से गुजर रही होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 40% आबादी जल संकट से गुजर रही होगी। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 20 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 20 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे मीथेन उत्पादन के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत 30% उत्पादन कौन सा है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे आर्द्र भूमि के द्वारा ये मीथेन का उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मुख्य जो गैस है उसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 60% लगभग होता है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 21 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। 21 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो 21 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ की तरत्व यानी पिच क्या होती है। तो सामान्यतः जो स्त्रियों की आवाज़ की जो पिच होती है वो पुरुषों की तुलना में, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषों की तुलना में ये अधिक होती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 22 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 22 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि मानव भ्रूण का हृदय कब कार्यशील हो जाता है। मानव भ्रूण का हृदय कब क्रियाशील हो जाता है। तो इसका हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, 6ठे सप्ताह में ये कार्यशील हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि CT स्कैन और MRI का विकास कभी भी मेडिकल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि डैश के लिए किया गया था। CT स्कैन और MRI का जो सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था वह यहाँ पे CT स्कैन और MRI को मेडिकल क्षेत्र में नहीं किया गया था, बल्कि सबसे पहले यह चंद्र सतह का चित्र लेने के लिए ये उपयोग किया गया था सबसे पहले। और जो कि इस समय हम लोग अपने शरीर की जो आंतरिक हिस्सों की जो गतिविधियां हैं उसको देखने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग का प्रश्न दिया गया है 24 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे। तो मोलों की जो संख्या होती है वो ग्राम में द्रव्यमान संख्या ग्राम में बटा अनुभार होता है, मोलों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान इसका दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये द्रव्यमान यहाँ पे 10 ग्राम है। और यहाँ पे जो इसका अनुभार होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका हम लोग निकालेंगे। तो कैल्शियम का होता है यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है ये 40 होता है,
40 प्लस यहाँ पे कार्बन का होता है जो 12 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 होता है, तो 16 तो ये 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे ये टोटल हम लोग का यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मोल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे 0.1 मोल। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 25 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि किस उद्योग के कर्मचारी को श्वास संबंधी विकार निमोकोनियोसिस हो जाता है। किस उद्योग के जो कर्मचारी होते हैं उसे श्वास संबंधी जो विकार जो उत्पन्न होता है निमोकोनियोसिस रोग हो जाता है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा जो कोयला उद्योग में जो कर्मचारी लगे होते हैं उन्हें निमोकोनियोसिस रोग हो जाता है, जो कि एक श्वास से संबंधित एक रोग है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 26 नंबर हम लोग का प्रश्न होगा। 26 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसे केवलादेव को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से हम लोग जानते थे। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 27 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 27 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। कौन सा रोग किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मेरास्मस रोग, जो कि एक प्रोटीन के कमी से होता है। रतौंधी यहाँ पे विटामिन ए के कमी से, रिकेट्स यहाँ पे विटामिन डी के कमी से, स्कर्वी यहाँ पे विटामिन सी के कमी से होता है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर हम लोग देखते हैं। 28 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन मिलान में सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया गया एरेक्नोलॉजी ये मकड़ी का अध्ययन जो कि बिल्कुल सुमेलित है। माइकोलॉजी में हम लोग यहाँ पे जो मायोलॉजी में जो हम यहाँ पे बाह्य आकृति संरचना की हम लोग यहाँ पे इसमें देखते हैं। और यहाँ पे कॉन्कोलॉजी में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैंसर का अध्ययन नहीं करते हैं। कॉन्कोलॉजी में हम लोग यहाँ पे मोलस्का समुदाय का अध्ययन करते हैं। मोलस्का से जो संबंधित है जीव जंतु उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कॉन्कोलॉजी में पढ़ते हैं। और डर्मेटोलॉजी में हम लोग यहाँ पे त्वचा संबंधी अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे जो अस्थियों का अध्ययन है उसे ओस्टियोलॉजी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 29 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। इसे हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे कौन सही सुमेलित है। तो इसमें यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया गया जीव विज्ञान के जनक जो कि अरस्तु थे, जो कि बिल्कुल सही है। वनस्पति शास्त्र जनक ये थियोफ्रेट्स ये भी सही है। चिकित्सा शास्त्र के जनक यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स ये भी सही है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 30 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 30 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, इसको बताना है। 30 नंबर हम लोग का प्रश्न है स्लाइडेन और स्वान के जो कोशिका सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी सभी जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, जो कि ये गलत है। यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान के द्वारा एक जो कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी यहाँ पे दिया गया था उसमें कहा गया था सभी सजीवों का शरीर जो होता है, जो सभी सजीवों का जो शरीर होता है एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न है 31 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि मूलांकुर से विकसित जड़ को
मूसलाजड़ कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों यहाँ पे सही है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 32 नंबर। हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि किसका मिलान गलत है, कौन गलत सुमेलित है इसे। तो यहाँ पे लीची का जो खाने वाला भाग है इसे एरिल कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। नारियल का जो भाग है, नारियल का जो खाने वाला भाग है उसे भ्रूणपोष कहते हैं, ये भी सही है। और बेर का जो खाने वाला भाग है इसे मध्य फल भित्ति या बाह्य फल कहते हैं, जो इसे मध्य फल भित्ति तथा बाह्य फल भित्ति कहते हैं। और जो काजू का जो खाने वाला भाग है यही इसमें गलत है, ये बीज नहीं खाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 33 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया गया आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसे मैंजिफेरा इंडिका कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। चाय का जो नाम है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम यहाँ पे थियासाइनेसिस, जो चाय का यहाँ पे जो नाम है यहाँ थियासाइनेसिस, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कॉफ़ी का यहाँ पे नाम यहाँ पे गैपोसियम नहीं होगा, यहाँ पे इसका नाम होता है कोफिया अरेबिका। इसका नाम होता है कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका इसका नाम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और गेहूं का यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम यहाँ पे 34 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 34 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया है कि लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है कि लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से बनते हैं, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1 एवं 2 दोनों यहाँ पे सही है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न है 35 नंबर। हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि 35 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ब्राउन एयर शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग है ये किसके लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी, यहाँ पे प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए हम लोग ब्राउन एयर का प्रयोग करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 36 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है। जो डीएनए है इसके एक चक्कर की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम, 34 या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को ही हम लोग यहाँ पे डीएनए कहते हैं। डीएनए का यहाँ पे फुल नाम यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये आनुवांशिक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम यहाँ पे 37 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 37 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 20 kg द्रव्यमान के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पे कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर होता है यहाँ पे बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। और यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि 20 kg वजन को ज़मीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए, यानी ये लंबवत यहाँ पे उठाकर यहाँ पे पकड़े रहने के लिए है। तो ये यहाँ पे कोई भी ये डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं किया, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे 0 जूल, कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं हुआ। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत या घोतक है। तो यह यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, आंधी एवं झंझावात की संभावना का ये घोतक या संकेत है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है 39 नंबर। हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 39 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब ये दलदल है इसमें खड़ा होने पर ये जो एरिया है ये कम है। एरिया जब यहाँ पे कम होगा तो ये दबाव
अधिक होगा, तो इसलिए वह अंदर अधिक जाएगा। और जब यह लेट जाएगा इस तरह, यहाँ पे ये जब इस तरह यहाँ पे ये लेट जाएगा तो एरिया इसका बढ़ जाएगा, इसलिए ये दबाव थोड़ा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक होने पर यहाँ पे दाब कम हो जाता है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 40 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 40 नंबर प्रश्न, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों पर एक समान होता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 41 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि 41 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में, अफ्रीका के जो काली त्वचा वाले जो व्यक्ति हैं वो ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? तो वह क्या होगा, वह अधिक गर्मी ये महसूस करेंगे। जो काला रंग होता है ये अधिक गर्मी यहाँ पे ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि जो सफ़ेद रंग होता है ये ऊष्मा का परावर्तक होता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक गर्मी जो महसूस करेगा ये काली त्वचा वाला, और जो सफ़ेद त्वचा वाला है उसे कम गर्मी महसूस होती है। आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगला यहाँ पे 42 नंबर हमें यहाँ प्रश्न है कि 42 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापक्रम पर उबलने लगता है। किस तापमान पर उबलने लगता है यहाँ पे पहाड़ों पर पानी? तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री से कम ही तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, जिस प्रकार हम लोगों को खाना बनाने में कठिनाई होती है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे 43 नंबर हम लोग का यहाँ प्रश्न है कि 43 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो जो बादलों की जो बिजली की जो चमक है कि काफ़ी समय के बाद गर्जन सुनाई देती है, इसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग को बताना है। तो इसका रीज़न हो जाएगा यहाँ पे कि जो प्रकाश की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी प्रकाश की चाल जो होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे 44 नंबर या 44 नंबर हमका प्रश्न है कि वर्धानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? जो वर्धानता है यानी जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसे किससे हम दूर कर सकते हैं? तो इसे दूर नहीं किया जा सकता, ये एक जेनेटिक बीमारी है, और इसे जो होता है ये जब आँखें सामान्य रूप से रंगों का जो चयन होता है वो नहीं देख पाता, यानी लाल और हरा रंग में ये डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 45 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 45 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? जो वस्तु है उसका आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण होता है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण होता है इसी के द्वारा यहाँ पे वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे 46 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है क्योंकि जो बल्ब है उसे तोड़ने पर तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करता है। जो बल्ब के अंदर निर्वात में जो बाहर की जो वायु है वो तेज़ी से अंदर प्रवेश करता है, इसलिए यह बहुत तेज़ आवाज़ उत्पन्न करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 47 नंबर हमका प्रश्न है। 47 नंबर हमका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है? जो लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के अनगिनत अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डोमेन, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग डोमेन संख्या कहते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, और डोमेन जो होता है ये 10 के पावर यहाँ पे -18 से 10 के पावर -21 के बीच ये होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि 48 नंबर हमका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 49 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग
डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, इसके हम लोग जीवाश्मों की जो वायु है, जीवाश्मों की जो आयु है उसको हम लोग पता लगाने के लिए या उसकी उम्र का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे जो चट्टानों की जो आयु है या उम्र है, चट्टानों की जो उम्र को हम लोग पता लगाते हैं यूरेनियम डेटिंग से लगाते हैं। इसे हम लोग यूरेनियम डेटिंग से हम लोग ये पता लगाते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे प्रश्न है 50 नंबर, जो कि आज की जो सेशन का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए, कौन सा इसमें गलत है। इसको हम लोग को चुनना है। तो यहाँ पे जो मैडम क्यूरी थी, ये डायनामाइट की आविष्कार नहीं थी। डायनामाइट का आविष्कार यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे H.G. बेल ये टेलीफोन के आविष्कारक थे और J.L. बेयर्ड ये टेलीविज़न के आविष्कारक थे और जेम्स वाट यहाँ पे स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी इस चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा और हम इसे क्या सुधार करना है इसमें, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।